1 अरब से ज्यादा लोगों का देश भारत। कभी सोचा है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है? इसका जवाब कहीं आसमान में नहीं, बल्कि हमारी जमीन में ही छिपा है। खेतों में, जमीन के नीचे दबे खजानों में और उन सड़कों में जो इस पूरे देश को एक साथ जोड़ती हैं। तो चलिए आज इसी बुनियाद को समझते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि 1.4 अरब लोगों का देश अपनी तरक्की की रफ्तार कैसे बढ़ाता है। और देखिए, इसका जवाब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या सेंसेक्स के आंकड़ों में नहीं है। नहीं, असली कहानी तो उन बुनियादी चीजों की है जो इस पूरे इकोनॉमिक इंजन को पावर देती हैं। ये कहानी असल में प्रकृति की है और उस दौलत की जो उसने भारत को दी है। जी हाँ, सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, हमारी मिट्टी से, हमारी नदियों से और जमीन के नीचे दबी चट्टानों से। यही वो असली बुनियाद है, वो नींव जिस पर भारत की पूरी आर्थिक ताकत टिकी हुई है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं भारत के इस रिसोर्स ब्लूप्रिंट को, मतलब वो प्राकृतिक खजाना जो हमारी तरक्की की इमारत का, कह सकते हैं, हर एक पत्थर है। अच्छा, इन रिसोर्सेज को समझने के लिए मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं बायोटिक, मतलब जिनमें जान है, जैसे हमारे जंगल, जानवर, हमारी फसलें, ये सब। और फिर आते हैं एबायोटिक, यानी जिनमें जान नहीं है, जैसे कि चट्टानें हो गईं या फिर धातुएं। अब एक और जरूरी सवाल उठता है कि क्या ये संसाधन हमारे पास हमेशा रहेंगे? देखिए, कुछ तो हैं रिन्यूएबल, यानी जो बार बार बन सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी है, हवा है, पानी है, ये खत्म नहीं होते। लेकिन कुछ है नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज। एक बार इस्तेमाल किया और वो खत्म। और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। अब जरा मिट्टी की बात करते हैं। भारत की जमीन पर अगर नजर डालें तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा, करीब 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल है। ये वो उपजाऊ मिट्टी है जो नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। और सच कहूं तो खेती के लिए ये सोने से कम नहीं है। और मिट्टी की ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है। इसी के वजह से भारत चाय, कपास और चावल जैसी बिल्कुल अलग अलग फसलों में दुनिया में सबसे आगे है। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो जब मिट्टी को समझ लिया है तो अब देखते हैं कि ये मिट्टी हमें देती क्या है। ये कहानी है भारत की खेती की, जो करोड़ों लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। भारत में मौसम का जो चक्र है वो किसानों को साल भर फसलें उगाने का मौका देता है। मॉनसून में खरीफ की फसलें जैसे चावल और कपास, फिर सर्दियों में रबी की फसलें जैसे गेहूं और सरसों, और इन दोनों के बीच जो गर्मी का छोटा सा मौसम आता है उसमें जायद की फसलें जैसे तरबूज और खीरा। अब चावल को ही ले लीजिए, ये करोड़ों भारतीयों का मुख्य भोजन है, लेकिन इसे उगाना आसान नहीं। इसे 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चाहिए, हवा में बहुत ज्यादा नमी चाहिए और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। मतलब ये एक बहुत ही प्यासी फसल है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर, जहां ये सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं, चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है और ये राज्य देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन जाता है। मिट्टी और फसल का रिश्ता भी बड़ा गहरा है। कपास के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की काली मिट्टी सबसे बेहतरीन मानी जाती है। वहीं दुनिया भर में मशहूर चाय के बागान असम की लैटेराइट मिट्टी में सबसे अच्छे से पनपते हैं, जहां पानी जड़ों में रुकता नहीं, आसानी से निकल जाता है। खेती तो हो गई, लेकिन भारत की जमीन के नीचे भी एक पूरी दुनिया है, खनिजों की दुनिया। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जमीन से कौन से खजाने निकालता है। किसी भी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी होता है लोहा। भारत में 2 तरह का आयरन ओर मिलता है। एक है मैग्नेटाइट, जो सबसे फाइन क्वालिटी का होता है, इसमें 70% से ज्यादा लोहा होता है, और दूसरा है हेमेटाइट, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये खनिज भी हर जगह नहीं मिलते। ये कुछ खास इलाकों में पाए जाते हैं जिन्हें हम मिनरल बेल्ट्स कहते हैं। जैसे ओडिशा झारखंड बेल्ट आयरन ओर के लिए मशहूर है, तो कुडरमा गया हजारीबाग बेल्ट अभ्रक यानी माइका के लिए, वही माइका जो हमारे मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल होता है। खनिजों की तरह ही एक और बहुत जरूरी रिसोर्स है पानी। लेकिन यहां भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। दुनिया की लगभग 18% आबादी हमारे देश में रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सिर्फ 4% ताज़ा पानी है। ये जो असंतुलन है, ये हमें पानी के मैनेजमेंट के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है।
और इसी चुनौती से निपटने के लिए आज़ाद भारत ने बड़े बड़े बांध और नदी परियोजनाएं बनाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये देश के विकास के लिए कितनी जरूरी थीं। हीराकुंड, जो दुनिया का सबसे लंबा बांध है, टेहरी, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये सब भारतीय इंजीनियरिंग के शानदार उदाहरण है। और भाखड़ा नांगल, ये भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। मतलब एक ऐसा भीम का स्ट्रक्चर जो सिर्फ अपने वजन के दम पर नदी के जबरदस्त बहाव को रोके रखता है। ये सिर्फ पानी नहीं रोकते, बल्कि लाखों खेतों तक सिंचाई पहुंचाते हैं और हमारे घरों को रोशन करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास कच्चा माल है, रिसोर्स हैं। अब देखते हैं कि इन संसाधनों को फैक्ट्रियों में कैसे बदला जाता है। ये कहानी है भारत के उद्योग की, जो देश की अर्थव्यवस्था का असली इंजन है। भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री की कहानी 19वीं सदी में कपड़ा और जूट मिलों के शुरू हुई, लेकिन असली मोड़ 1907 में आया, जब जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई। ये भारत के औद्योगिक भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वो सफ़र जो कपड़ा मिलों से शुरू हुआ था, आज बेंगलुरु तक आ पहुंचा है, जिसे भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के तौर पर जाना जाता है। ये दिखाता है कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में कितनी लंबी औद्योगिक छलांग लगाई है। तो हमारे पास संसाधन हैं, खेत हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ता क्या है? जवाब है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, ये हमारे देश की लाइफलाइंस हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 56 लाख किलोमीटर। भारत का सड़क नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। ये सिर्फ कंक्रीट की पट्टियां नहीं हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह हैं, जो सामान, लोगों और नए आइडियाज को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती हैं। तो हमने जमीन के नीचे दबे खनिजों से लेकर सड़कों के विशाल जाल तक का सफर तय किया। लेकिन भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत की इकोनॉमी के अगले चैप्टर को कौन से संसाधन लिखेंगे? क्या वो सौर और पवन ऊर्जा होगी, या फिर टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रांति? इसका जवाब ही भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।